आप है गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। कल हमने डिस्कस किया था इलास्टिसिटी के बारे में एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लास्टिसिटी। कल हमने इलास्टिसिटी के बारे में सब कुछ डिस्कस किया, आज हम प्लास्टिसिटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्लास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल इज इट्स एबिलिटी टू अंडरगो सम डिग्री ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट रप्चर और फेलियर। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विल टेक ओनली आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज एक्सीडेड। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो प्लास्टिसिटी क्या होती है कि जब भी हम किसी बॉडी पर या ब्लॉक पर मटेरियल पर लोड लगाते हैं तो इलास्टिक लिमिट के बाद जो भी डिफॉर्मेशन होता है वो डिफॉर्मेशन परमानेंट होता है, वो रिकवरेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो डिफॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और ये जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है मटेरियल उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण से परमानेंट डिफॉर्म होती जाती है विदाउट एनी रप्चर और फेलियर। तो मटेरियल के अंदर क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, वो अपनी साइज और शेप को वापस अचीव नहीं कर पाता है अगर वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होता हो। लेकिन जो प्लास्टिसिटी में जो डिफॉर्मेशन होता है वो बिना किसी रप्चर या फेल्योर के होता है। ठीक है, अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किसके बाद होगा, हमेशा ये इलास्टिक लिमिट को जब एक्सीड कर जाएगा मटेरियल। ठीक है, जब डिफॉर्मेशन इलास्टिक लिमिट को एक्सीड कर जाएगा तो उसके बाद ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि बिना किसी इलास्टिक डिफॉर्मेशन की प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, और एक अगर टेम्परेचर इफेक्ट देखें तो अगर टेम्परेचर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाती जाएंगे तो प्लास्टिसिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसका मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा उसकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी फॉर द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड। अब यहाँ पे आप एक बार देख सकते हैं, तो इस बार को क्या किया गया, एक सपोर्ट से लटकाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा होल है इसमें, ताकि अपने को जब बॉल बार का इलोंगेशन होगा तो इस इलोंगेशन से इस ब्लॉक की छोटा सा यहाँ पे कट दे रखा है, इस कट की शेप में भी चेंज होगा और वहां से पता चल जाएगा कि कितना इसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे जब इसमें टेंशन लोड लगाया जा रहा है तो आप देख सकते लोड लगाने के बाद इसकी लेंथ बार की बढ़ चुकी। अब ये जो लेंथ बढ़ी है तो इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी है और इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी। ठीक है, सबसे पहले इलास्टिक डिफॉर्मेशन आएगा उसके बाद ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आएगा। तो अब हमको अभी पता नहीं है कि जो डिफॉर्मेशन है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है या बाहर है। ठीक है, तो वापस क्या किया हमने, इस लोड को यहाँ से रिमूव किया तो आप देख पा रहे हैं कि जो इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज थी, स्टार्टिंग वाली पोजीशन थी, उसके कंपेयर में अभी भी इसमें कुछ परमानेंट डिफ्लेक्शन रह गया है लोड हटाने के बावजूद भी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कुछ प्लास्टिक जोन था और प्लास्टिक जोन में से क्या रहता है, परमानेंट स्ट्रेन उसके अंदर रह जाती है, परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाता है। तो ये जो डेल्टा प्लास्टिक है ये इसके अंदर परमानेंट सेट रह चुका है, और जो इलास्टिक जोन था तो इलास्टिक तो रिकवरी हो चुकी है, तो इसके अंदर कोई भी इलास्टिक जोन में जो भी डिफॉर्मेशन था वो रिकवर हो गया, लेकिन जो प्लास्टिक वो इसमें परमानेंट बचा रहा है। अब बात यह आ जाती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इलास्टिक में तो रिकवर हो जाता था तो प्लास्टिक में रिकवर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि प्लास्टिक में रिकवर नहीं होता है, इसलिए नहीं होता क्योंकि इलास्टिक जोन के बाद जो प्लेन्स होते हैं मटेरियल के अंदर वो एक दूसरे पे स्लाइड करने लग जाते हैं, और इस स्लाइडिंग के दौरान फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से जो भी एनर्जी हम बाहर से सप्लाई कर रहे हैं फोर्स की फॉर्म में, ठीक है, उसको स्ट्रेचिंग की फॉर्म में, वो क्या होते हैं बॉन्ड्स को वो प्लेन्स एक दूसरे से फिसलने लग जाते हैं और फ्रिक्शन की फॉर्म में एनर्जी लॉस हो जाता है, और ये जो एनर्जी लॉस होता है वापस रिकवरेबल नहीं होता है, इसलिए जो प्लेन जितना स्लाइड हो गया उतना स्लाइड रह जाता है। जब भी लोड हटाएंगे तो थोड़ा सा इलास्टिक रिकवरी होगी लेकिन प्लास्टिक रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्लेन से शेयर्ड थे वो लोड हटाने के बाद भी जो प्लेन यहाँ पे शेयरिंग हो रही थी, स्लाइडिंग हो रही थी, तो लोड हटाने के बाद थोड़ा सा जो इलास्टिसिटी थी उसके कारण तो रिकवर हो गए, लेकिन जो प्लास्टिक जोन में जो शेयरिंग या स्लाइडिंग हुई है वो रिकवर नहीं हुई और परमानेंट उसी पोजीशन के अंदर वो रह गए हैं, इसलिए यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अगर हम फोर्स डिफ्लेक्शन कर देखें या स्ट्रेस स्ट्रेन कर देखें तो यहाँ पे जैसे जैसे लोड बढ़ाते जा रहे हैं तो डिफॉर्मेशन बढ़ता जा रहा है, इस लिमिट तक हमने इसको लोड किया। अब अगर ये प्योर इलास्टिक लिमिट के अंदर ही रहता है तो अनलोड करने पे कर्व वापस इसी को फॉलो करता, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, कर्व इसको फॉलो ना करते इस पाथ को फॉलो कर रहा है। तो इस पाथ को फॉलो करने पे आप एक्स एक्सिस पे देख सकते हैं, डेल्टा वाली एक्सिस पे, कि इसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन बचा हुआ है। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन कौन सा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और थोड़ा सा आप यहाँ पे एक चीज देखें कि यहाँ तक टोटल डिफॉर्मेशन इतना था, तो इसमें से ये जोन तो रिकवर हो गया, तो ये जोन रिकवर क्यों है, क्योंकि ये जो इलास्टिक रिकवरी है। ठीक है, तो जितना भी इलास्टिक डिफॉर्मेशन था वो रिकवर हो गया है और जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन था वो परमानेंटली बचा हुआ है। तो प्लास्टिक का मतलब क्या हो गया कि परमानेंट। अब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट की लेंथ बढ़ रही है उसके कंपेरिजन में देख सकते हैं, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व शोज इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी फॉर मटेरियल। तो यहाँ पे एक मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिखाया गया है, आप इसको एज ए माइल्ड स्टील मान सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट में क्या होता है कि लोड बढ़ाने में डिफॉर्मेशन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे
यील्ड पॉइंट मिला, यील्ड पॉइंट में बिना किसी एडिशनल लोड की स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ गई। उसके बाद वापस से लोड बढ़ाने पे डिफ्लेक्शन बढ़ता जा रहा है, एक मैक्सिमम पॉइंट आ गया जहाँ पे बॉडी इतना मैक्सिमम लोड सहन कर सकती है। उसके बाद से क्या हो रहा है, इसके क्रॉस सेक्शन में ड्रास्टिकली बहुत सारा चेंज आ रहा है, क्रॉस सेक्शन बहुत तेजी से कमी, इसको बोलते हैं नेकिंग, ठीक है, नेकिंग फॉर्मेशन हो रहा है या कप एंड कॉन फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे आगे क्या होता है, ये मटेरियल फेल हो जाता है। फेल कैसे हो जाता है, कप एंड कॉन फेलियर होके ये फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हैं कि एक ये डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल और ब्रिटल क्या होता है अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक जोन मिलता है अपने को, ये इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट के पहले पहले का जितना भी डिफॉर्मेशन था वो कौन सा था, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, और ये रिकवरेबल होता है। तो ये कौन सा हो गया, इलास्टिक रीजन ऑफ डिफॉर्मेशन। और इलास्टिक लिमिट से रप्चर पॉइंट तक का जितना भी डिफॉर्मेशन है उसको क्या बोल देते हैं हम, प्लास्टिक रीजन ऑफ डिफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो रिकवरेबल नहीं होगा। जो ही हम लोड उठाएंगे तो वापस से वो रिकवर नहीं होगा और उसके अंदर परमानेंटली वो स्टेब्लिश या सेट रह जाएगा। अब देख लेते हैं स्टिफनेस। तो द गाइस स्टिफनेस इज नथिंग बट इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन कॉज्ड इन द बॉडी, ठीक है। तो कोई भी मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन जब फोर्स लगा के हम करते हैं तो उस डिफॉर्मेशन को रजिस्टिव करने की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, उसकी रिजिडिटी या उसकी स्टिफनेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैथमेटिकली हम बात करें तो किसी बॉडी के अंदर यूनिट डिफॉर्मेशन या यूनिट रोटेशन डेवलप करने के लिए कितना फोर्स या मोमेंट लगाया जाए, इसी को उसकी बोलते हैं स्टिफनेस। फॉर एग्जांपल अभी एक तो हम लकड़ी की बार ले लेते हैं और एक स्टील की बार ले लेते हैं, और दोनों की जो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन है वो सेम है, ठीक है। तो अगर उस पर हम किसी फोर्स लगा के उन दोनों को 1 mm से डिफॉर्म करते हैं, मतलब लकड़ी की बार को भी 1 mm खींच देते हैं टेंसाइल फोर्स से, और स्टील की बार को भी 1 mm खींच देते हैं। तो लकड़ी की बार को 1 mm खींचने के लिए जितना फोर्स चाहिए और स्टील की बार को 1 mm खींचने के लिए जितना फोर्स चाहिए, उन दोनों में अंतर होता है। और स्टील की बार को 1 mm खींचने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इन कंपेयर टू लकड़ी की बार, क्योंकि जो स्टील की बार है उसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस डिफॉर्मेशन का गेट्स वो बहुत ज्यादा इन कंपेयर टू लकड़ी की बार। तो जो स्टील होती है उसका स्टिफनेस इन कंपेयर टू टिम्बर, एल्यूमिनियम या जो भी अदर मटेरियल्स होते हैं कंक्रीट वगैरह उनके कंपेयर में ज्यादा होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि स्टिफनेस क्या होती है। ये केवल बॉडी का रजिस्टिव कैपेसिटी जो उसकी डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करती है। अब मटेरियल विच सफर्स हाई स्लाइड डिफॉर्मेशन अंडर लोड हैज ए हाई डिग्री ऑफ स्टिफनेस और रिजिडिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड स्टिफनेस। तो हमने बात कर दी है जो डिफॉर्मेशन होता है, डिफ्लेक्शन होता है, उसके अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस डेवलप करता है मटेरियल उसी को उसकी स्टिफनेस बोलते हैं। अब मटेरियल विच सफर्स हाई स्लाइड डिफॉर्मेशन अंडर लोड हैज ए हाई डिग्री ऑफ मटेरियल विच सफर स्लाइड डिफॉर्मेशन अंडर लोड हैज अ हाई डिग्री ऑफ स्टिफनेस और रिजिडिटी। तो किसी मटेरियल को थोड़ा सा भी अपन डिफॉर्म कर रहे हैं लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा फोर्स या लोड लगाना पड़ रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है कि जो मटेरियल बहुत ज्यादा स्टिफ, हाई डिग्री का स्टिफनेस और उसके रिजिडिटी उसके अंदर है। फॉर एग्जाम्पल स्टील बीम इज मोर स्टिफ और रिजिड देन एल्यूमिनियम बीम। तो अगर हम स्टील की बीम लें या एल्यूमिनियम की बीम लें तो स्टील की बीम को बेंड करने के लिए जितना फोर्स लगाना पड़ेगा एल्यूमिनियम की बीम को बेंड करने के लिए उससे कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका उल्टा बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम की बीम को जितना फोर्स लगाना पड़ेगा स्टील की बीम के लिए उसी डिग्री तक बेंड करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्टील की जो स्टिफनेस होती है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है। अब गाइस हम देखते हैं डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या होती है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, एक तरह से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। एक चीज और बात कर लेते हैं, मेलेबिलिटी। डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी दोनों ही मटेरियल की प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, जिसमें कि मटेरियल को अपन कितना खींच सकते हैं या दबा सकते हैं बिना उसको तोड़े हुए, ठीक है, और वो परमानेंटली डिफॉर्म भी हो जाएगी। तो डक्टिलिटी की बात हम किस लोड के लिए करते हैं, टेंसाइल लोड के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इनेबल्स इट टू ड्रॉ आउट इनटू थिन वायर्स। तो ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिससे हम इसको खींच के, किसी मटेरियल को खींच के बिल्कुल पतले वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, मतलब कि उसका क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन बहुत कम हो जाए और लेंथ उसकी इनिशियल लेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन लोड हटाने पे वापस रिकवर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो कौन सा डिफॉर्मेशन होगा, इलास्टिक। हमें यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी का क्या हो जाएगा, उसको जब रिमूव करेंगे लोड को तो वायर्स की फॉर्म में वो रह जाएगा। सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इनेबल्स इट टू ड्रॉ आउट इनटू थिन वायर्स। तो इसमें क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी के अंदर किसी मटेरियल को खींच के थिन वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी मटेरियल को डक्टिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइल्ड स्टील इज डक्टाइल मटेरियल। तो माइल्ड स्टील होता है वो एक डक्टाइल मटेरियल होता है। द परसेंटेज इलोंगेशन एंड द रिडक्शन इन एरिया
इन टेंशन इज ऑफन यूज्ड एज एम्पिरिकल मेजर ऑफ डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी का मेजर करने के लिए क्या देखा जाता है कि जब लोड लगा रहे हैं तो मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना कम हुआ है और उसके अंदर जो लेंथ है उसमें कितना इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ब्लॉक लिया गया, ये जनरली क्या बिटुमन होता है, बिटुमन जो डामर को भी बोलते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज लिया जाता है, ठीक है। तो बिटुमन में हाई डक्टिलिटी होनी चाहिए, बिना रप्चर के वो आराम से अच्छी लेंथ तक खींच सके, ठीक है, उसके अंदर अच्छी प्लास्टिसिटी वो शो कर सके। तो स्टार्टिंग पॉइंट में आप देख सकते हैं सपोर्ट के भी जिसको फिक्स कर दिया गया है, तो कितनी लेंथ है दिखाया गया है। अब यहाँ पे इस पर टेंसाइल लोड लगाया जाएगा, तो जब टेंसाइल लोड लगाया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि कितना खींच के ये टूटता है। तो जस्ट जब हमने खींचना स्टार्ट किया तो ये इतना खींच गया जस्ट टूटने से पहले। तो यहाँ पे आप देख पा रहे क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले इतना था यहाँ पे इस जंक्शन पे, और अब क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ही कम हो गया और लेंथ पहले इतनी थी और अब बढ़ के इतनी हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब लेंथ के अंदर चेंज कितना हुआ, इतना। और इस जोन को क्या बोल देते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और ये किसको शो कर रहा है, डक्टिलिटी को, ठीक है। तो इसका मतलब ये मटेरियल इस डिग्री की डक्टिलिटी शो कर रहा है, ठीक है। एक हम माइलस्टील का स्पेसिमेन ले रहे हैं और इसमें कोई 2 पॉइंट ने फिक्स पॉइंट बना दिए, ठीक है, कि ये 2 पॉइंट के बीच का हमें एनालिसिस करना है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया। क्या कर रहे हैं हम, एक टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड से। तो टेंसाइल लोड अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ में जाएगा। तो जब इसकी लेंथ में इंक्रीज हुआ तो फाइनली जब टूटते टाइम इसकी लेंथ यहाँ तक बढ़ गई। स्टार्ट में दोनों गेज पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, ये ओरिजिनल गेज लेंथ। जब फाइनली रप्चर हुआ तो ये कितनी हो गई, गेज लेंथ 8 फेलियर। इसका मतलब जो लेंथ में चेंज हुआ कितना हो गया, ये दोनों की गेज लेंथ का डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल। और ये डिफरेंस कौन सा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, तो इसको क्या बोल दिया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और ये किसी को शो कर रहा है, डक्टिलिटी को ये शो कर रहा है, ठीक है। इसमें एलोंगेशन मटेरियल को आप देख सकते हैं कि नेकिंग फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। नेकिंग मतलब कि क्रॉसिंग क्लियर बहुत ही कम हो गया, ठीक है। तो डायमीटर एक फेड लेयर दिखाया गया है और रिडक्शन आप डायमीटर देख सकते हैं। और ये क्या है, ओरिजिनल डायमीटर है, ये डायमीटर एट द फेल्योर है। और ये क्या है, चेंज इन डायमीटर इन दिस प्रोसेस। आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से भी इसको एनालाइज कर सकते हैं कि इलास्टिक जोन तक का जो इलास्टिक लिमिट तक का जो जोन होता है उसकी वजह से डक्टिलिटी शो नहीं करता है, लेकिन इलास्टिक जोन के बाहर का रप्चर तक का जितना भी पॉइंट होता है, जो जोन होता है, वो डक्टिलिटी शो करता है, क्योंकि यहाँ पे ही क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब देख लेते हैं गाइस मेलेबिलिटी। तो मैंने आपको मेलेबिलिटी बताया था कि डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी सेम ही प्रॉपर्टी है। डक्टिलिटी तो टेंसाइल लोड के हम थिन वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं मटेरियल को खींच के, तो उसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। और जो मेलेबिलिटी होती है वो मटेरियल की वो प्रॉपर्टी, वो प्लास्टिसिटी की वो प्लास्टिसिटी का गुण है जिसके कारण उसको कंप्रेस करने पे मटेरियल को वो थिन शीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए बिना किसी रप्चर या फेल्योर के, ठीक है, मतलब कि प्लास्टिक डिफॉर्म होने के कारण। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज इट्स एबिलिटी टू बी फ्लैटेंड इनटू थिन शीट्स विदाउट क्रैकिंग बाय हॉट और कोल्ड वर्किंग, ठीक है। तो हॉट या कोल्ड वर्किंग के माध्यम से मटेरियल को मतलब हीट करके अगर हथौड़ी की चोट मार के उसको थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर दें, या कोई दूसरे कोई मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर उसको मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर अगर थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। जैसे आपने गोल्ड को देखा होगा, तो गोल्ड में इतने पतले पतले आभूषण कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि गोल्ड का एक स्पेसिमेन लिया जाता है, एक ब्लॉक लिया जाता है, उसको फोर्स लगाया जाता है, उस पर स्टैटिक या डायनेमिक जिस टाइप का भी आप लगाना चाहो, तो उसको डायनेमिक या स्टैटिक फोर्स लगाई जाके, इम्पैक्ट लोडिंग लगाई जाके, ठीक है, या हथौड़ी की चोट मार के उसको थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। और थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है बिना किसी फेल्योर या रप्चर के, प्लास्टिकली डिफॉर्म होके, ठीक है। तो एग्जाम्पल, लेड कैन बी रेडिली रोल्ड हैमर्ड इनटू थिन शीट। तो ठीक है, तो लेड होता है उसको क्या किया जाता है, हथौड़ी की चोट मार के थिन शीट के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। गोल्ड इज द मोस्ट मेलेबल मेटल, ठीक है। तो दुनिया में अब तक जितने भी मटेरियल की खोज हुई, जितने भी एलिमेंट्स की खोज हुई, उनमें गोल्ड एक ऐसा मटेरियल जिसकी जो मेलेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब कि ये इसको बिना तोड़े हुए हाई डिग्री तक पतली शीट के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हैं कि मेटल हैमर्ड इनटू थिन शीट, ठीक है। अब कंपेरिजन कर लेते हैं डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी। तो कंपेरिजन के बारे में मैंने आपको बताया है कि डक्टिलिटी तो टेंसाइल नेचर का शो कर रही है, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, थिन वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं। और मेलेबिलिटी में क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स लगा के किसी भी मटेरियल को थिन शीट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या है, तो मेलेबिलिटी शो करती है। तो डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंटरचेंजेबली मेनी टाइम। तो दोनों की फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है इंटरचेंजेबली, कि दोनों एक ही चीज शो कर रही है। दोनों की प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है, प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी के कारण। क्योंकि प्लास्टिसिटी में क्या होता है, मटेरियल
परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है विदाउट एनी रप्चर और फेलियर। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे दोनों शो कर रहे हैं। डक्टिलिटी इज टेंसाइल क्वालिटी वाइल मेलेबिलिटी इज कंप्रेसिव क्वालिटी। ये चीज हम ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जो बाकी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे, जितनी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया आज दिन तक। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। और अगली जो प्रॉपर्टीज है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।